अस्सलाम वालेकुम जी। और जनाब हमने रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में जो एसी सप्लाई दी जाती है उसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ शिफ्ट या फेज़ डिफरेंस को डिस्कस कर लिया। और जनाब अब हम थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि अगर जो एसी सर्किट्स हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उनमें अगर एक से ज़्यादा सर्किट कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे तब क्या होगा। तो पहले मरहले में हम दो कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर और इंडक्टर, आर सी और आर एल सर्किट। आर सी सर्किट में नाम से ही पता चल रहा है जी, एक रेजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। आर एल सर्किट में एक रेजिस्टर होगा और एक इंडक्टर होगा। बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो आइए मेरे साथ जनाब आली, ये एसी सप्लाई हमने दे दी है, आर सी सर्किट है जी। इसे इधर लगा दें, इसे इधर लगा दें तो कोई मसला नहीं है। सीरीज़ में लगाना है, पैरेलल में भी बाद में बारी आएगी। अभी दो कंपोनेंट है, फिर तीन भी होंगे, वो तीनों फिर सीरीज़ में या पैरेलल डिस्कस किए जाएंगे। तो जनाब आली, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी और रजिस्टर की रेजिस्टेंस है जनाब आर। अब ये बात याद रहे कि हमने अब नंबर एक तो वो जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है वो ड्रा नहीं करनी, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हुआ करेंगी। बजाय इसके कि वो गुस्सम गुस्सासी हो जाए सारी, तो फेजर ड्रा करके हमें बेहतर एनालिसिस मिल जाया करेगा, मिल सकता है। दूसरा ये कि हमने सप्लाई वोल्टेज ड्रा नहीं करनी, हमने ड्रा करने हैं इस सर्किट में अपीयर होने वाले टोटल वोल्टेज और टोटल करंट। लेकिन टोटल वोल्टेज का टोटल करंट का आर सी में इन दोनों के कॉम्बिनेशन में तो हमें आइडिया नहीं है क्या होगा। लेकिन हमें एक कैपेसिटिव सर्किट में अंदाजा है कि कैपेसिटिव वोल्टेज और कैपेसिटिव करंट इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है। रेजिस्टिव वोल्टेज और रेजिस्टिव करंट के दरमियान रिलेशन का भी हमें पता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जनाब हम पहले मरहले में ये करेंगे कि कैपेसिटिव वोल्टेज और करंट को ड्रा करेंगे, फिर रेजिस्टिव वोल्टेज और करंट को ड्रा करेंगे, फिर उनको मिला के देखेंगे। लेकिन ड्रा हम इस तरह से करेंगे कि जरा कन्वीनियंस रहे और स्टडी करना हमारे लिए आसान रहे। हमने एक ही जगह पे सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को अब ड्रा करना होगा। तो चलें जी कार्रवाई शुरू करें। उसके लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए हम तरीका क्या अख्तियार करेंगे। अब देखिए, जब हमने पहले साइनोसाइडल वेव फॉर्म बनाई थी तो स्टार्टिंग पोजीशन के लिहाज से फेजर ड्रा किए थे कि स्टार्टिंग पे जिसका फेज जीरो है वो एक्स एक्सिस के साथ जीरो का एंगल बनाते हुए फेजर बनेगा। जिसका स्टार्टिंग पे एंगल यानी फेज 90 है या 270 है तो वो उसी लिहाज से हमने बनाया या डिज़ाइन किया था। अब वो कंडीशन नहीं है, वहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की जिनको हम ड्रा करेंगे। तो वो स्टार्टिंग पोजीशन जो भी हमारे पास होती थी हम वहां से ड्रा कर लेते थे। जरूरी नहीं है कि आप वहीं से ड्रा करें, आप किसी भी इंस्टेंट पर ड्रा कर लीजिए, फेज शिफ्ट एक जैसा ही रहेगा। तो इसलिए चूंकि अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हमारे पास नहीं है तो किसी भी इंस्टेंट पर ड्रा किया जा सकता है, रिलेशन वही रहेगा। यानी इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो सेम रहेगा। तो चलें जी, अपनी आसानी के लिए हम एक काम करते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जो शय वोल्टेज और करंट में वो शय जो इनमें कॉमन है हम उसे एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं ताकि काम करना आसान हो। और आपको पता है जनाब के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, कैपेसिटिव करंट और रेजिस्टिव करंट सेम होगा। तो सीरीज में चूंकि करंट सेम होता है तो हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं जनाब आली करंट। ये है जनाब टोटल करंट, टोटल करंट भी यही है, कैपेसिटिव करंट भी यही है और रेजिस्टिव करंट भी यही है। तो जनाब टोटल करंट भी यही है, कैपेसिटिव करंट भी यही है, रेजिस्टिव करंट भी यही है। ये तीनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एक ही फेजर से रिप्रेजेंट हो गई हैं। जैसे मैं कौन हूँ, नुमान अहमद ज़ीरक हूँ, वो भी मैं ही हूँ, फिजिक्स पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ, तेती कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ, फ़लाँ जगह पे काम करने वाला वो भी मैं ही हूँ, फ़लाँ का रिश्तेदार वो भी मैं ही हूँ। तो काफ़ी सारी शख्सियात इस एक शख्सियत के अंदर इकट्ठी हो गई हैं। तो ऐसे ही जनाब काफ़ी सारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं जो कि इस एक के अंदर ही
एक ही फेजर से जिनको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये आसानी होगी हमें कंपैरिजन में। लो जनाब यारी टोटल करंट भी यही है सर्किट का, कैपेसिटिव करंट भी यही है और रेजिस्टिव करंट भी यही है। तो करंट के लिए आपको कोई औखा होने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज के लिए होगी क्योंकि वोल्टेज सेम नहीं है, वो डिवाइड होंगे। कैमरे पे मक्खी बैठी है, 1 मिनट। अच्छा जी, तो जनाब अब हम वोल्टेज को ड्रा करते हैं। तो टोटल वोल्टेज का तो हमें पता नहीं क्या होंगे, कैसे होंगे, लेकिन कैपेसिटिव वोल्टेज और रेजिस्टिव वोल्टेज का हमें अंदाजा है। क्या अंदाजा है जनाब? रेजिस्टर में आई और वी इन फेज होते हैं, रेजिस्टर में आई और वी इन फेज होते हैं। तो रेजिस्टिव करंट जिधर को है, रेजिस्टिव वोल्टेज भी उधर को ही होंगे। V इज इक्वल टू आई आर, आई को आर से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज बनने हैं ना। तो जनाब ये जो वोल्टेज का फेजर है ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ए चलें ऐसे ही में लिखा हुआ है, बाद में कौन सा पता चलना है। ये एक करके ये बन गया जनाब रेजिस्टिव वोल्टेज। टेक्निकली ये जो छोटा है ये करंट का होगा, ये बड़ा जो है ये वोल्टेज का होगा, लेकिन ये इतना कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, तो जनाब अब रेजिस्टिव करंट एक्स एक्स पे है और रेजिस्टिव वोल्टेज भी इसके इन फेज है, वो भी एक्स एक्स पर ही है। लो जी एक और फेजर, एक और अल्टरनेटिव क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। तो अब ऑनवर्ड जब भी हम डील करेंगे, जब भी हम डिस्कस करेंगे आई वी आर वगैरह वगैरह वगैरह, ये जितनी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज हैं इन सब को हम वेक्टोरियली ही रिप्रेजेंट किया करेंगे, इनको वेक्टर समझ के ही काम किया करेंगे। तो जनाब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट, ये भी काम हो गया जी, ये भी ड्रा कर लिए गए हैं। अब कैपेसिटर की बारी आती है। कैपेसिटिव करंट हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं और हमें ये पता है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं। अब करंट यहाँ पे है तो वोल्टेज कहाँ पे बनाया जाएगा जनाबे आली? वोल्टेज लैग करेंगे तो इधर को बनाए जाएंगे, क्लॉकवाइज बनाए जाएंगे। लो जनाबे आली ये हो गए हैं कैपेसिटिव वोल्टेज, कैपेसिटिव करंट ये आ गया, कैपेसिटिव वोल्टेज ये आ गए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने टोटल करंट ये बना हुआ है, एक तो हमारे पास मिला हुआ है, और टोटल वोल्टेज भी देखना है वो कौन से हैं, किधर को हैं, कितने हैं। तो जनाब एक हमारे पास वेक्टर है VR, एक वेक्टर है VC, इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे, इनका वेक्टर सम लेंगे तो टोटल वोल्टेज निकल आएंगे। लो जनाब आली अब एक ये X कंपोनेंट है, ये Y कंपोनेंट है, तो हेड टू टेल रूल से इनको मिला दीजिए। ये ऐसे इसको उठा के इधर ऐसे ले जाएंगे ना, यहाँ पे बन जाएगा ये आ गया जनाब आली टोटल वोल्टेज। लो जनाब मुअज़्ज़ज़ खातून या हजरत जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, टोटल करंट ये है, टोटल वोल्टेज ये है, तो फेज शिफ्ट कितना है? लो जनाब आली RC सर्किट में करंट थीटा डिग्री लीड करता है, वोल्टेज थीटा डिग्री लैग करते हैं। ये थीटा कितना है डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अब बात क्या है कि ये सीधी सी बात है जी कॉमन सेंस की। रेजिस्टर में I और V के दरमियान एंगल है 0, कैपेसिटर में I और V के दरमियान एंगल कितना है 90। तो जब रेजिस्टर और कैपेसिटर मिलके काम करेंगे तो एंगल कितना होगा? 0 और 90 के दरमियान में कहीं पे होगा, दैट इज द एंगल। ये है जनाब थीटा। तो जनाब इसमें रेजिस्टिव वोल्टेज और टोटल करंट, रेजिस्टिव करंट, कैपेसिटिव करंट, ये एक्स कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट क्या है जनाब? कैपेसिटिव वोल्टेज। और टोटल जनाब वाली पोटेंशियल कितना है? टोटल वोल्टेज कितना है जनाब? V, ये जो रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जनाब अब ये थीटा कितना होगा? थीटा कम हो जाएगा। कब? अगर एक्स कंपोनेंट बड़ा होगा और वाई कंपोनेंट छोटा होगा। थीटा इज स्मॉल। कब थीटा स्मॉल होगा? व्हेन, जबकि VR इज ग्रेटर देन VC और थीटा इज लार्ज। थीटा लार्ज होगा कब? जब Y कंपोनेंट बड़ा होगा। कब? जब VC इज ग्रेटर देन VR। वो भी हम देखते हैं जनाब कि VR और VC में से, मतलब X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट कब बड़ा होगा और कब
छोटा होगा। ये बात भी याद रहे कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कैपेसिटर या इंडक्टर की रिएक्टेंस पे फर्क पड़ेगा, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी चेंज करने से। तो ये अभी हम डिस्कस करते हैं अगली डायग्राम बना के। पहले हम देखेंगे टोटल वोल्टेज मैथमेटिकली मालूम कर लेते हैं। ए वी इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। ये आ गए जनाब वाली टोटल वोल्टेज आ गए। ये कौन से हैं, आरएमएस वैल्यू है कि पीक वैल्यू है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जैसा आपको ठीक लगता है। आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी रख सकते हैं और आप इसकी पीक वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, बस एवरेज वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो जनाब ये टोटल वोल्टेज है सर्किट में जिसमें रेजिस्टर भी है इंडक्टर भी है, उसकी टोटल अपोजिशन, रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर जिसमें एक से ज्यादा सर्किट कंपोनेंट है, उसकी टोटल अपोजिशन को इंपेडेंस कहेंगे, जी से लिखा जाता है। तो V इज इक्वल टू आई जी और वी आर इज इक्वल टू आई आर इसका स्क्वायर, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी इसका स्क्वायर। लो जनाब वाली राइट हैंड साइड में आई स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर अंडर रूट। लो जी बाहर ले जाए, आई का स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आएगा तो आई बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आई जी। लो जनाब आई से आई कट गया तो जी कल यानी प्रीवियस वीडियो आपने जब भी देखी होगी उसमें हमने क्या कहा था, इंपेडेंस इज द वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑल द रिएक्टेंसेस। रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस का तो वेक्टर सम, ये इंपेडेंस आ गई, लेकिन इंपेडेंस की डेफिनेशन में आपने ये इक्वेशन नहीं लिखनी, वो आगे आपको लिखवाई जाएगी, मैं बताऊंगा आपने कौन सी लिखनी है, वो लिखने हैं। तो जनाब z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। लो जनाब ये वोल्टेज हमने ये डायग्राम ये बनाई है, अब ये इंपेडेंस वाली डायग्राम भी बनाते हैं। चले मैं यही यहाँ पे बनाता हूँ एक दफ़ा। ये है जनाब देखें वी आर दैट इज इक्वल टू आई आर, और जनाब ये थी क्या जी वी सी दैट इज इक्वल टू आई एक्स सी, और जनाब ये क्या है V इज इक्वल टू आई जी। अब देखें इन सब में करंट कॉमन है, आई कॉमन है, जो कॉमन क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आई से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंपेडेंस, और ये बन गई जनाब वाली रेजिस्टेंस। ये देखिए अब देखें वी आर ग्रेटर देन वी सी, करंट तो सेम है, इसका मतलब ये है कि आर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वी सी ग्रेटर देन वी आर मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन रेजिस्टेंस। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगी। रिएक्टेंस जनाब वाली कैसे चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से। अगर एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा इतनी ज्यादा हो गई कि एक्स सी ग्रेटर देन आर हो गया, ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा बड़ी हो गई, फिर ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, थीटा लार्ज हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी जरा कम कर दी जिसकी वजह से जनाब फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से एडजस्ट कर दी, एक्स सी किसके बराबर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 पाई एफ सी के। फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाती है, तो अगर आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा करना है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी लो फ्रीक्वेंसी पे ए व्हेन फ्रीक्वेंसी लो, मैंने यहां पे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इतनी कम कर दी कि एक्स सी आर से ज्यादा हो गई, तो ये कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, वाई कंपोनेंट बड़ा होगा, थीटा ज्यादा हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी जाए, हाई फ्रीक्वेंसी कर दी जाए, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स सी कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, एक्स कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा, वाई कंपोनेंट छोटा होगा, तो फिर थीटा स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और थीटा अगर थीटा 45 है तो एट 45 डिग्री थीटा 45 है, तो फिर इसका मतलब है कि आर और एक्स सी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस, फिर ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, थीटा 45 होगा। तो आपको जरा प्रेडिक्शन आसान होगी, एंगल देख के या सिचुएशन देख के एंगल की प्रेडिक्शन आसान होगी कि ओवरऑल जनाब आई और वी टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के दरमियान फेज शिफ्ट कितना है। और यहां से आप ये भी देखें, कई दफा ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस और इंपेडेंस के दरमियान शिफ्ट कितना है जनाब, थीटा, और इंपेडेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के दरमियान कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये भी जरा सीधी सी बात है, आपको वैसे भी पता ही होगा ये। तो जनाब ये तो मैथमेटिकली काम हो गया ना जी सारा,
किसके लिए? इम्पीडेंस मालूम करने के लिए, वोल्टेज मालूम करने के लिए। थीटा कैसे मालूम करेंगे? लो जी मालूम कर लेते हैं, छोटा सा ही स्मॉल सा काम है। थीटा क्या होगा जनाब? टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट, ए थोड़ा नीचे करके लिखें क्लियर करके, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी सी वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, यानी कि टेंजेंट इनवर्स वी सी क्या है? आई एक्स सी। वी आर क्या है? आई आर, आई से आई कट गया तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स सी ओवर आर, यानी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स सी किसके बराबर होता है? 1 ओवर ओमेगा सी इंटू आर। लो जनाब ये थीटा निकल आया है। ओके जी, तो जनाब ये हमारा लेक्चर का आधा हिस्सा पूरा हुआ है। टाइम आधे से ज़्यादा गुजर गया, अब थोड़ा सा टाइम रह जाएगा लेकिन काम अभी आधा रहता है। ये था आर सी सर्किट। अब हम चलते हैं जी आर एल सर्किट की तरफ। तो क्या करना है जी? रजिस्टर के साथ अब लगा देना है जनाब आली इंडक्टर। तो क्या होगा जी? अब डायग्राम कैसी बनेगी कि मैं सारा अरेज नहीं करने लगा, मैं थोड़ा थोड़ा सेट करता जाऊंगा तो काम बनता जाएगा जी। तो जनाब अब पहले की तरह ही कॉमन हम शय लेंगे, करंट कॉमन है तो आई एल इंडक्टिव करंट, रेजिस्टिव करंट ये सारे एक्स एक्स पे आ जाएंगे, रेजिस्टिव वोल्टेज भी एक्स एक्स पे आ जाएंगे। और इंडक्टर है अब रेजिस्टेंस में तो आई आर और वी आर ये तो जनाब इन फेज हैं, ठीक है, एक ही जगह पे आ गए। और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करते हैं तो अब वाई कंपोनेंट यहाँ पे ऊपर को जाएगा, वी एल तो टोटल वोल्टेज किधर को होंगे? इनका वेक्टर सम लो जनाब, टोटल ये आ गए। तो यहाँ पे भी अब क्या होगा? ये वाली जो इम्पेडेंस डायग्राम है इसमें क्या होगा जनाब? इसमें जी ये एक्स एक्स पे रेजिस्टेंस है और पॉजिटिव वाई एक्स की तरफ है एक्स एल, और जनाब ये है इम्पेडेंस। तो जनाब इसमें आर एल सर्किट में टोटल वोल्टेज टोटल करंट को लीड करेंगे बाय एन एंगल ऑफ थीटा, और ये थीटा 0 और 90 के यानी 0 और π/2 रेडियन के दरमियान में है। तो जनाब एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2πf_l। तो जनाब अब क्या होगा जी? वी आर रेजिस्टिव वोल्टेज इंडक्टिव वोल्टेज से ज़्यादा होंगे। कब ज़्यादा होंगे जनाब? जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, एक्स एल कम होगा। एक्स एल कम होगा तो वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। फ्रीक्वेंसी लो होगी, एक्स एल कम होगा, एक्स एल कम होगा तो वी एल कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये काम होना है अब लो फ्रीक्वेंसी पे और ये काम होना है हाई फ्रीक्वेंसी पे। सी की जगह पे एल आता जाएगा। लो जी ये वाला हिस्सा भी हो गया हमारा पूरा। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वी सी है जनाब वहाँ पे वी एल आता जाएगा, और जहाँ पे एक्स सी है वहाँ पे एक्स एल आता जाएगा। बाकी काम वही है, एक्स एल होगा, एक्स एल होगा, और एक्स एल होता है ओमेगा एल ओवर आर। लो जनाब आली ये 45 के एंगल पे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस ये 45 का जब फेज शिफ्ट होगा तब इक्वल होंगे। लो जनाब देखिए आप थोड़ा सा काम करके आपने नए सिरे से ये सारा कुछ लिखना है। तो मैंने तो चूंकि आपको समझाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा रिप्लेस करता गया और काम बनता गया। और ये थीटा जनाब वाली ऐसे करके मालूम करेंगे। तो एक दफ़ा देखें ज़रा इसे, फिर हम आगे चलें। तो जनाब वाली आपने देखा कि आर सी और आर एल सर्किट में टोटल वोल्टेज और इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप एक बात देखें कि हमारे पास अब 3 सिचुएशन सामने आई हैं आई और वी के दरमियान जो एंगल है उसके लिहाज से। रेजिस्टर में आई और वी इन फेज होते हैं, एंगल 0 होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर में आई और वी के दरमियान एंगल 90 होता है। और आर एल आर सी सर्किट में एंगल थीटा होता है जो 0 और 90 के दरमियान में कहीं भी पाया जाएगा। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो अब पावर डिसिपेशन कितनी होगी? रेजिस्टर में आई और वी इन फेज होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, पावर डिसिपेट होती है, पावर खर्च होती है।
इंडक्टर में और कैपेसिटर में प्रोडक्ट, किसी क्वार्टर में प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, पावर खर्च होती है, किसी में नेगेटिव होता है, पावर हमें वापस मिल जाती है, ओवरऑल पावर डिसिपेशन होती है 0। इसका मतलब ये हुआ जनाब कि मैं देखें यहाँ पे समरी बना के लिखता हूँ, हम आपकी बुक पे अगली हेडिंग है पावर इन एसी सर्किट्स। तो जनाब अगर थीटा 0 है आई और वी के दरमियान, आई और वी के दरमियान अगर थीटा 0 है तो पावर इज मैक्सिमम, और अगर थीटा 90 है तो फिर पावर इज मिनिमम। जनाब इसका मतलब ये हुआ कि पावर तब मैक्सिमम होगी अगर आई और वी इन फेज होंगे, तो फिर जब एंगल थीटा होगा 0 और 90 के दरमियान में, फिर पावर भी दरमियानी सी होगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एंगल ज्यादा होता जा रहा है पावर मिनिमम कम होती जा रही है। तो पावर में हम आई और वी के वो कंपोनेंट लेते हैं जो सेम डायरेक्शन में है, आई वी cos थीटा, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड वी। वेक्टोरियली हम डील कर रहे हैं आई और वी को यहाँ पे। तो जनाब ये क्या है, थीटा फेज शिफ्ट है, तो जो cos थीटा है इट इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। सिर्फ थीटा नहीं, याद रखिएगा, सिर्फ थीटा नहीं, cos थीटा कहलाता है पावर फैक्टर। सिर्फ थीटा नहीं बल्कि cos थीटा कहलाता है पावर फैक्टर। तो अगर ये पावर फैक्टर होगा 1, कब? जब एंगल 0 है, cos 0 1 हो गया तो cos थीटा 1 हो गया, पावर फैक्टर 1 हो गया, मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 है जो रेजिस्टिव सर्किट के लिए है। अगर थीटा 90 हो गया, cos 90 0 हो गया, पावर फैक्टर 0 हो गया। पावर फैक्टर 0 किसके लिए है? कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए। बाकी जिसमें कॉम्बिनेशन है आर और एक्स वगैरह वगैरह का, उसमें पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर है 1, कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड है तो पावर फैक्टर है 0। cos थीटा पावर फैक्टर है, ठीक है जी। तो बाकी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर फैक्टर कहीं पे भी पाया जा सकता है, 0 और 1 के दरमियान कहीं पे भी पाया जा सकता है। तो पावर फैक्टर जितना कम होगा पावर डिसिपेशन उतनी कम होगी, उतनी एनर्जी बीच में खर्च होगी, बीच में हमें मिल जाएगी, तो ओवरऑल बिलिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसको बेहतर करके हम ये काम कर सकते हैं। तो जनाब आली हमने पावर को भी डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों कंपोनेंट एक ही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। तरीकाकार हमें आ गया है कि हम कॉमन कंपोनेंट को, जो कॉमन क्वांटिटी होगी, उसे हम एक्स एक्सिस पे, रेफरेंस एक्सिस पे ले लिया करेंगे, उससे बाकियों के साथ कंपैरिजन करना आसान हो जाया करेगा। तो जनाब करेंगे हम इसे अगली किस्त में। तब तक के लिए जनाब आली अल्लाह हाफिज़।